हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। शुरुआत करते हैं। कल मैंने आप लोगों को फिलअप तक सब कुछ करा दिया था। आज हम लोगों को ट्रू फॉल्स शुरू करने हैं, राइट। यानी हम लोग चैप्टर नंबर 2 के एंड पर हैं। तो देखते हैं ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में सबसे पहला बोल रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन अ चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर इज सेम। क्लियर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन अ चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर इज सेम। तो दिस इज ट्रू। आपको याद होगा, मैं आपको बताता हूँ। एक मैंने आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, आपको याद है। तो उस पर मैंने एक पॉइंट लगाया था, अ कंडक्टर इज ऑलवेज बिहेव्स लाइक एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये वही प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन में कंडक्टर दे रहा है, कंडक्टर में कह रहा है एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसको उसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। तो ट्रू है। नहीं यही बात समझ गया ना, कौन सी वाली प्रॉपर्टी है। अ कंडक्टर इज ऑलवेज बिहेव्स लाइक एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी? बोलो भैया। क्लियर। तो ये ट्रू क्यों हुआ? आपको पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? पड़ गया पल्ले। आगे बढ़ जाऊं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलूं। नेक्स्ट मुझसे बोल रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंडक्टिविटी ऑफ द मीडियम। है ना, कंडक्टिविटी या परमिटिविटी एक ही बात है। मैं आपको बताता हूं, कंडक्टिविटी या परमिटिविटी एक ही बात है। तो वो बोल रहा है यहां पर हमसे इस क्वेश्चन में द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो भैया मैंने बचपन में पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। फॉर्मूला इज दिस, V इज इक्वल टू 1/4πε0k/Q/R। बोलो भैया पढ़ा था कि नहीं? तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो परमिटिविटी पे डिपेंड करता है। कल मैंने आपको शायद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन बताई थी, तो मैंने बोला था K को रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। परमिटिविटी या कंडक्टिविटी एक ही बात है, राइट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीडियम की कंडक्टिविटी पे डिपेंड करता है या नहीं करता है? करता है। जबकि उसमें बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द कंडक्टिविटी ऑफ द मीडियम। तो ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। समझ में आई फॉल्स क्यों हो गया? बोलो भैया। सीन क्लियर है? ओके, आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? ओके। आप लोग चाहो तो इसमें लिख सकते हो, यहां पर कंडक्टिविटी मींस परमिटिविटी। क्लियर, परमिटिविटी। तो आपको क्लिक करेगा, अदरवाइज आपको क्लिक नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। सीधी सीधी प्रॉपर्टी है भैया, सीधी सीधी प्रॉपर्टी है ना। जब कोई चार्ज किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है तो किया गया वर्क डन जीरो होता है। द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस देन द वर्क डन इज जीरो। ऐसा बताया था या नहीं बताया था? बोलो भैया। सीन क्लियर है? देखो भैया एक बात साफ तौर पे बता दूं, फिल अप, ट्रू फॉल्स, ओटी, इस टाइप के क्वेश्चन तभी आप बेहतर कर सकते हैं जब आपने पूरा टॉपिक पढ़ा हो। अगर सब पढ़ के आए होंगे तो मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। जिन लोगों ने नहीं पढ़ता, जो लोग रेगुलर नहीं पढ़ते, बम्पर हिट जा रही होगी। क्लियर? क्या मैं उम्मीद करूं मेरी बात समझ गए आप लोग? द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस देन वर्क डन इज जीरो, ऐसा हम लोग जानते हैं, राइट। तो वही तो हमें इस क्वेश्चन में बोल रहा है वो। क्लियर? वो बोल रहा है द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। तो ट्रू हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े। अच्छा, एक बात मुझे एक बात बताओ, क्या हमने ऐसा कोई रिलेशन पढ़ा है क्या? इस टाइप का पढ़ा है ऐसा हमने कोई रिलेशन? यहां पर E इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, dV पोटेंशियल डिफरेंस होता था कि नहीं? तो इसका मतलब अगर कोई पूछे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में कोई रिलेशन होता है क्या, तो आप क्या बोलोगे? होता है कि नहीं होता है? होता है। और कोई अगर ये बोल रहा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, तो आप इसे ट्रू बोलोगे या फॉल्स बोलोगे? हाँ, बात समझ में आ गई। अगला आप खुद ही पढ़ लो, आप समझ जाओगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलो पढ़ो फटाफट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको आगे आने वाले चैप्टरों में भी दिखाई देगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम उसके लिए डिस्कशन करते हैं, 3-4 मिनट का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद इस ओटी को लगाएंगे। पर इसके बेसिक फंडामेंटल्स आप लोग समझ लें, क्योंकि ये आपको आगे आने वाले चैप्टरों में भी सफ़र करेगा, राइट। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग 11th से शुरू करेंगे। 11th में आपने मोशन पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो।
दो टाइप के मोशन होते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पता है आपको यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट अगर सेम स्पीड से चल रहा है तो उसे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। बोलो भैया, जानते हो इस बात को? जैसे फॉर एग्जांपल जिस कमरे में आप बैठे हो, तुम्हारी चांद पे ऊपर पंखा चल रहा है, बोलो, तो उस पंखे की स्पीड चल रहा है, मान लो मेरी बात देख रहे हैं, कमाल है गई है, तो उस पंखे की स्पीड कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, वो एक जैसी स्पीड से चल रहा है, इसका मतलब वो यूनिफॉर्म स्पीड है। क्लियर? लेकिन अगर तुम बाको रेगुलेटर कहूँ इतने करो, कहूँ बितने करो, तो उसकी स्पीड बार बार बदलती जाएगी, तो वो कैसी स्पीड हो गई? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गई। समझ में आई बात? पहले तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? आप मुझे एक जवाब दो। आप जब सड़क पे गाड़ी चलाते हो तो आपकी गाड़ी की जो स्पीड होती है यूजुअली वो क्या होती है? यूनिफॉर्म स्पीड होती है या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है? शाबाश जुबेर, वेरी गुड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है, क्योंकि हमें ट्रैफिक के हिसाब से कभी स्पीड बढ़ानी पड़ती है, कभी कम करनी पड़ती है। सही बोल रहा हूँ, है ना? तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हुई। लेकिन अगर मान के चलो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी को एक्सीलेटर एक ही पोजीशन में रखूँ, ना बढ़ाऊँ ना घटाऊँ, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। सही बोल रहा हूँ ना? बोले भैया, सांची कह देता हूँ तो। क्लियर? तो यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगर इतने गई बात समझ में आ रही है लाला रे, तो फिर अगली बात समझे, ध्यान से समझिएगा। मैं चल रहा हूँ, एक जैसी स्पीड से चल रहा हूँ, यानी ऐसे समझो आप, जैसे मान के चलो, ये देख रहे हो, ये कुत्ता है और ये मूव कर रहा हो, रमक रहो है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, आराम से टहलत वो जा रहा है। कितनी स्पीड से? 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो इसकी स्पीड कैसी है? यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड? यूनिफॉर्म स्पीड है। मुँह पे देखो नहीं गो, तो मैं आओ जाके पीछे और जहाँ मैं लात दे दी बराबर आके, जब लात दे दी बराबर आएगा तो क्या होगा? जाके स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड ही बनी रहेगी, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, एकदम से एक्सेलरेटेड मोशन करने लगेगा, एक्सीलेटर लग गो जहाँ पे। क्लियर है? सही बोल रहा हूँ ना? क्लियर? तो ये यूनिफॉर्म स्पीड रही है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड रही? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड रही। तो आपको यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड समझ में आ गया है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इसकी हुई कब? कब हुई नॉन यूनिफॉर्म स्पीड? लात नहीं, अब लात मत बोलो, अब वो फोर्स है। क्लियर? लात दई यानी फोर्स लगा। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है और जब फोर्स लगेगा तो वो ऑब्जेक्ट भगने लगेगा। जरूरी है फोर्स लगने से वो भगने ही लगे? स्पीड कम भी हो सकती है क्या फोर्स लगने से? हो सकती है। मान के चलो इतने को चीज बजत वही आ रही है और लात मैंने इतने दई, तो जाके स्पीड कम है जाएगी या बढ़ जाएगी? कम हो जाएगी, बोलो, है ना? और अगर कोई इतने ही बजत आ रहा और जई लगते लात दे दी, तो ये डिपेंड करता है फोर्स किस डायरेक्शन से लगा रहे हैं। नहीं आई मेरी बात समझ में? नहीं आई आपको, है ना? तो कुल मिला के बात मैं ये कहना चाहता हूं बेटा आपसे कि किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगता है तो उसकी स्पीड वही रहती है या बदल जाती है? बदल जाती है। यानी वो यूनिफॉर्म स्पीड रहेगी या नहीं रहेगी? नहीं रहेगी। भाषा समझ में आई जो बोला मैंने? चलो आ जाओ फिर, अच्छी बात है, आप महान बच्चे हो। तो कुल मिला के बात ये है, कोई चीज़ अच्छी भली चल रही है, वहाँ पे अगर फोर्स लग जाए तो उसकी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी, इसका मतलब है ना, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। आओ आ जाओ इधर। पढ़े पढ़ाए और रोज पढ़ रहे हो, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है? आज कुत्ता ना आ रहा हो, आज एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, आराम से टहलत भाव आ रहा है, ठीक है? टहलत भाव आ रहा है, डिंग 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 ऐसे आराम से आ रहा है, ठीक है? यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड, यानी इसकी स्पीड ना बढ़ रही है ना घट रही है। अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है या बाहर है? बाहर है। रमकत भाव चलो आ रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से। जैसे ही यहाँ आ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जैसे ही यहाँ आ जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जहाँ पे का लगेगो? फोर्स लगेगो। कितनी लंग लगेगो? इतनी लंग लगेगो। पता है कितने फोर्स लगा तो फेंके, कई बार पढ़ चुके हो आप लोग, बोलो भैया। तो जहाँ पे फोर्स लग रहा है, यानी ये जो चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो इसका मोशन यूनिफॉर्म मोशन होगा या नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा?
नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। क्यों हुआ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, समझ में आया? क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो इसमें फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो इसका मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। समझ में आ रही है बात? तो इसको पढ़ लें, जो ओटी दिया है अगला जो भी है, और इससे समझने की कोशिश करें। इस टाइप के पिक्चर वगैरह बना लें चाहे तो अपने नोट्सों में, जिससे बाद में दिक्कत ना आए। इससे पहले कि मैं आगे की बात करूं, आप बताइए, हमने ये पढ़ा था कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर। तो कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कंडेंसर का फॉर्मूला पढ़ा था बेटा हम लोगों ने, C बराबर K एप्सिलॉन 0 A/D, अगर आपको याद हो तो, है ना। तो किसी कंडक्टर की जो कैपेसिटी है दैट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द प्लेट्स। एरिया ऑफ द प्लेट जितनी बड़ी होंगी, यानी साइज बड़ा होगा, और साइज बड़ा होगा तो कैपेसिटी बड़ी होगी, यानी कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द कंडेंसर। बोलो भैया, यस और नो? साइज बढ़ जाएगा तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और साइज कम हो जाएगा तो कैपेसिटी कम हो जाएगी। जो बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? तो इसके बाद जो हमको दिया गया है वो यही दिया गया है, द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग इट्स साइज। तो बताओ भैया, ट्रू या फॉल्स? बताओ भैया। तो हाँ, ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? आगे बढ़ूं? बोलो। ओके, आगे बढ़ता हूं। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो आगे की तरफ चलता हूं, अगले ओटी की तरफ। अगले ट्रू फॉल्स में हमको बेटा वो ये दे रहा है कि इन अ सर्किट अ कंडेंसर इज ऑल्सो यूज्ड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इन अ सर्किट अ कंडेंसर इज ऑल्सो यूज्ड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो इसको देखते हैं। यहां पर आप थोड़ा सा करेक्शन कर लें, इलेक्ट्रिक की बजाय डायरेक्ट करंट लिख लें। इलेक्ट्रिक करंट जो लिखा है ना, वो डायरेक्ट करंट लिख लें उसे, है ना। इलेक्ट्रिक की जगह डायरेक्ट लिख लें, इलेक्ट्रिक करंट की बजाय डायरेक्ट करंट। कर लिया सभी ने? ऑल ऑफ यू डन? अब मेरी बात ध्यान से सुने। वो कह रहा है कंडेंसर का इस्तेमाल किसी भी सर्किट में डायरेक्ट करंट को रोकने के लिए भी किया जाता है। तो भैया ये जो सॉल्यूशन है ये मैं आपको यहाँ लिखा जरूर रहा हूं, पर आपको यहाँ बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। ये समझ में आ रही है मेरी बात? मैं लाख समझाने की कोशिश करूँ, 100 मूड को आ जाऊँ तो नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आगे आने वाले चैप्टर को सफ़र करता है। समझ में आ रही है बात? तो मैं इसका एक सॉल्यूशन आपको लिखा रहा हूँ, है ना। मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ, उसे आप लिख लेना। मोटे तौर पर समझाने की कोशिश भी करूँगा आपको, ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेकिन आपको समझ में वहीं आएगा। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा वहाँ पर। यानी मैं आपको बता दूँ, एक चैप्टर पढ़ाऊँगा मैं आपको अल्टरनेटिंग करंट, तो वहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ करंट पढ़ाए जाएंगे, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, है ना, ये सब पढ़ाया जाएगा आपको वहाँ पर। तो वहाँ पर इस क्वेश्चन का समाधान भी आपको बताया जाएगा। क्लियर? तो मैं आज इसका सॉल्यूशन आपको करा रहा हूँ, पर वो सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब वो टॉपिक आप पढ़ लेंगे और उसके बाद जो सॉल्यूशन मैंने यहाँ लिखा होगा उसे आप पढ़ेंगे तो आप उसे इजीली समझ जाएंगे। ठीक है? लेकिन फिर भी आज का आपका जो करंट लेवल है, आज जिस लेवल पे आप स्टैंड कर रहे हैं, उस हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप उसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है? फिलहाल मैं एक सॉल्यूशन लिख रहा हूं, आप लोग बस उसे उतार लो जहां भी जगह, नहीं तो बाद में हमारा मूड खराब करोगे। ठीक है? तो उतार लो उसको फटाफट फुर्ती में। उतार लो फटाफट इसे। देखो, ये नोट डाउन तो आपने कर लिया, लेकिन अब इसको थोड़ा सा समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, आप लोग भी पूरी कोशिश करना। सबसे पहले तो सिंपल सा स्टेटमेंट है, आप उसे डायरेक्ट याद करना चाहो तो कर लो। कंडेंसर जो होता है वो डीसी करंट दो टाइप के होते हैं, एक अल्टरनेटिंग करंट, एक डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। ये आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, है ना। अब आपको बता दूं, कंडेंसर जो होता है वो डीसी करंट को अपने अंदर से पास होने नहीं देता है, यानी अ कंडेंसर ऑब्स्ट्रक्ट डीसी करंट। या तो सीधा सा स्टेटमेंट याद कर लो, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है वो रीजन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो भैया, अब ये सब क्या है, ये सब गोली मारो। इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। इसका फॉर्मूला XC बराबर 1/ωc, ओमेगा बराबर 2πf होता है। और डीसी करंट जो होती है, डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी होती है 0। तो डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी मैंने 0 लिख दी। 0 का इस पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0 आ जाएगा, और 1/0 होता है इन्फिनिटी। ठीक है? अब ये मैंने कर तो दिया है, आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, पर सुन लो ध्यान से। आप तो एक बात बताओ, आपने 9 और 10 पास करो तो आप रेजिस्टेंस जानते हो, रेजिस्टेंस,
क्लियर। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, इतना तो जानते होगे, हालांकि अगले चैप्टर में रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, और अगर किसी जगह रुकावट बहुत ज्यादा है तो क्या करंट पास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। करंट नली भयंकर तरीके से जाम है तो का फ्लो है पावेगो? नली जाम है जाएगी, बोलो नली जाम है जाएगा तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है ना। वाटर का फ्लो कितना है? 0। समझ में आई बात। सिमिलरली कंडेंसर का जो रेजिस्टेंस होता है ना उसे बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये कंडेंसर का रेजिस्टेंस है, और यहां कंडेंसर का रेजिस्टेंस कितना हो गया? इनफाइनाइट। डीसी करंट के लिए कंडेंसर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया, और रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। बात समझ में आई है? क्लियर है? पर खैर अभी ज्यादा समझ नहीं आएगा आपको, तो इसका सॉल्यूशन बस ऐसे ही धरा रहने दो, समय पे देखना जब आएगा तब, ठीक है ना। बाकी का ये अल्टरनेटिंग करंट टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहां भी बताऊंगा। फिलहाल इतना एक स्टेटमेंट आप लिखना चाहें तो लिख लें, अ कंडेंसर ऑब्स्ट्रक्ट डीसी करंट। क्लियर। कंडेंसर डीसी करंट को रोकता है। क्लियर। अ कंडेंसर ऑब्स्ट्रक्ट डीसी करंट। क्लियर है। बाकी का जब अल्टरनेटिंग करंट वगैरह पढ़ाऊंगा वहां पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। समझ में आ गई बात? क्लियर है। क्योंकि अब यहां पर मैं पढ़ाऊंगा कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, तो पहले मुझे रिएक्टेंस पढ़ाना पड़ेगा, पूरा रेजिस्टेंस फैमिली पढ़ानी पड़ेगी, दुनिया भर की चीजें हैं ना, तो उसका कोई सेंस नहीं है अभी यहां पर। क्लियर। तो फिलहाल मैं आगे बढ़ जाऊं। ये बात मेरी आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो भैया। तो वो यहां पर यही हमारा ओटी था, वो बोल रहा था in a circuit a condenser is also used to stop the flow of direct current। तो ये ट्रू हो गया। समझ में आ रही है बात? क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं? बोलो भैया, बढ़ जाऊं आगे? चलो इसके बाद एक बात बताओ, अभी अभी आपने पढ़ा था कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर, फॉर्मूला यही तो होता है कि एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। बोलो भैया। तो आप बताओ जरा, capacity of a parallel plate condenser does not depend on the area of the plates of the condenser। तो ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। समझ में आया? क्योंकि कैपेसिटी ऑफ द कंडेंसर डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द कंडेंसर। समझ में आ रही है बात? सीन क्लियर है? पढ़ लो, अगला यही है। आगे बढ़ जाऊं? पढ़ लिया सभी ने? ओके। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को अगर याद हो कि मैंने आपको वो बताए थे पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, याद है? और पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स को आप अगर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते थे तो वो पोलराइज्ड हो जाते थे। पॉजिटिव चार्ज एक तरफ पहुंच जाता था, नेगेटिव चार्ज एक तरफ पहुंच जाता था। होता था कि नहीं होता था? होता था ना? होता था ना? तो आ जाओ इधर। वो कह रहा है पैरेलल प्लेट कंडेंसर है जी, मैंने बढ़िया टन पैरेलल प्लेट कंडेंसर बना दो। पैरेलल प्लेट कंडेंसर में एक प्लेट पे पॉजिटिव, दूसरे पे नेगेटिव, ठीक है। अब वो कह रहा है इसके अंदर मैं कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रख दूं, जी दो मैंने डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। समझना मेरी बात को। तो मुझे मालूम है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। बोलो बोलो। अब इसके अंदर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा है, तो डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर छोटे छोटे एटम होते हैं इस तरीके से। बोलो भैया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब जैसे ही डाइइलेक्ट्रिक मीडियम को पैरेलल प्लेट कंडेंसर की दो प्लेटों के बीच में रखते हो तो होता क्या है, जितने भी पॉजिटिव होते हैं किस तरफ जाते हैं आप बताओ? जितने भी पॉजिटिव होते हैं वो किस तरफ जाते हैं? इस तरफ। और जितने भी नेगेटिव होंगे इसमें वो किस तरफ आएंगे? इस तरफ आएंगे। तो ये नजारा ऐसा हो जाएगा कि नेगेटिव जालंग आ जाएंगे, पॉजिटिव जालंग आ जाएंगे। तो ये डाइइलेक्ट्रिक मीडियम क्या हो गया? पोलराइज्ड हो गया। नहीं, यही बात समझ में क्लियर है? तो अगर कोई ऐसे बोले कि जब किसी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम को पैरेलल प्लेट कंडेंसर की दो प्लेटों के बीच में रखा जाता है तो वो पोलराइज्ड हो जाता है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। बात समझ में आ रही है? ट्रू है तो क्यों है? बोलो भैया, पढ़ लो फटाफट। अगला हो गया आपका, इसे मिटा दो बेटा, बोलो ना। ठीक है। अगला मुझसे कह रहा है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटीज फेराड पर कूलम। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटीज फेराड पर कूलम। ट्रू या फॉल्स? बताओ भैया। फॉल्स है। पता है क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन V। तो Q का कूलम, V का वोल्ट। कूलम पर वोल्ट होती थी या फिर फेराड होती थी? पट्टा हम तीनों कह रहे हो फेराड पर कूलम, पागल सो। क्लियर?
तो रॉन्ग हो जाएगा ये, बोलो भैया। हाँ, अकेला अगर फेराड बोल देता तो सही होता कि नहीं होता? तो सही होता। सही बोल रहा हूँ ना? आगे बढ़ जाऊँ फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बोलो भैया। चलो तो फिर इसके बाद अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला बेटा इसके बाद आपको मैचिंग खिला रहा है, तो आ जाओ मैचिंग खेलें। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट भैया बचपन में पढ़ी थी, याद है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्मूला पढ़ो तो अपन ने बचपन में, V बराबर W/Q। वर्क की यूनिट जूल, चार्ज की यूनिट कूलाम, या फिर एक डायरेक्ट यूनिट भी होती है वोल्ट। बोलो भैया यस और नो? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट जूल पर कूलाम, C हो जाएगा पहले का। बोलो भैया, भाषा समझ में आ रही है कि ना नहीं आ रही, ये बताओ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, -dV/dx। इसे डिफरेंशियल के फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है ना? -ΔV/Δx, एक ही बात है। क्लियर? तो दूसरे का कौन सा हो गया? D हो जाएगा। आगे बढ़ूं, अगला कह रहा है पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल, जीरो डायपोल। हेलो, जीरो डायपोल। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल, कौन सी पोजीशन हो गई? एंड ऑन पोजीशन हो गई, याद है? पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एंड ऑन पोजीशन, एक्सियल पोजीशन। फॉर्मूला पढ़ा था V बराबर 1/4πε0 K P/r²। बोलो भैया, बात समझ में आ रही है कि ना नहीं आ रही? क्लियर? हाँ, तो तीसरे का यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे सामने? पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, इसका हो जाएगा आपका B। क्लियर? इसके बाद चौथे पे आते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मैं अभी समझा रहा हूँ कैसे आया, ठीक है? इसका A है, पर कैसे आया मैं अभी बता रहा हूँ। अगला है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। तो भैया 2 पॉइंट चार्जेस के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताया था, 1/4πε0 K Q1 Q2/R। सीन क्लियर है? तो मैचिंग पूरी हो गई, एक बचो है तो वही है जागो, है ना? एक्सेलरेशन है ना? लेकिन उसका रीजन बता रहा हूं कि क्यों। रीजन लिख लो, आपको अगले चैप्टर में और उससे अगले चैप्टर में भी काम आएगा। देखिएगा इधर ध्यान से, ठीक है? सब लोग देखिएगा इधर। आप बताना, मैं नहीं बताऊंगा कुछ भी। स्पेशली जिन लोगों का 11th लक्षण से पढ़ा है उन सबको तो क्लियर हो ही जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनका तो बहुत ज्यादा क्लियर होगा। ये क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। बोला है नहीं है? है ना? इसमें मैंने पॉजिटिव चार्ज रख दिया जी। कितने फोर्स लगेगा जहाँ पे? कितने लगेगा? जालंग। कितने लगेगा? कितने लगेगा? हाँ, QE। प्रदीप समझ गो, वेरी गुड। आराम कैसे कर रहा है, करिए दोबारा। मजा बांध दिया तूने तो। मैं मर जाऊं कसम से। तो F बराबर फेंकें, क्या करें? फेंकें। क्लियर? F बराबर QE। पढ़े नहीं पढ़े? तो F बराबर मैंने लिखा है, इस पे जो फोर्स लग रहा है QE। 11 अगर पास करो वो लक्षण थे, टेंडे पास करो, प्रमोशन मिलो है। तो 11th में हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। वैसे 9th 10th में भी पढ़ाया जाता है ये, इज इक्वल टू QE। तो A बराबर क्या हो जाएगा हमारा? QE/m। यानी जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो उसके एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? A बराबर QE/m। कैसे आया, समझ में आया बात? क्लियर है? तो वो मैचिंग में आंसर मिल गया आपका, यही पूछ रहा था आपसे, है ना? आप चाहो तो इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है? तो इसी के साथ हम लोगों का चैप्टर नंबर 2 खत्म होता है, ठीक है? अगले टर्न पे फिर मिलेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 3 के साथ। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।